हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में हम मिसलेनियस टॉपिक्स यानी मिसलेनियस टर्म्स के क्लास नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैंने आपको पिछले क्लास में इकोनॉमी का जब अपना लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर आपको कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताए थे। अब इस क्लास में कुछ और टर्म्स जिसे एसएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है और पूछने की उम्मीद है, इस तरीके के इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इस क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो बहुत डिमांडिंग सा टॉपिक है, आप सब लोग कह रहे थे मैम मेजरमेंट ऑफ मनी बता दीजिए, M1 M2 M3 M4 क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले तो हम उसी की ही बातें करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐप के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग बैचेस दिखेंगे। देखो जैसे स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है जिसको कंप्लीट ऋचा मैम करवा रहे हैं, 100+ टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं। एक एसएससी जीए का जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके ये सब कुछ मिलेगा। कॉम्बो पैक है ये, ठीक है, और इसके सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आप लोग एनरोल कर सकते हो। तीसरा जो है, आपको हम हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल अगर करना हो तो आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों का ध्यान रखते हुए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने वो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, जिसमें रेगुलर अपडेशंस होता है, एक्सपर्टीज अपना काम करते हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो तीनों ही बैचेस को आप जाके देख सकते हैं परचम ऐप पे, और बाकी पीडीएफ्स, मैगजीन्स, इस पे हमारा काम चलता ही रहता है, समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहती है। तो अपने टॉपिक्स को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखो क्या कह रहा है ये आरबीआई जो है M1 M2 M3 M4। सबसे पहले तो ना मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक टर्म होता है डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टाइम डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जैसे ही आपने डिमांड की आपका पैसा आपके हाथ में आ गया। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, भाई हम मार्केट से जा रहे थे, अपने को कोई ड्रेस पसंद आ गई, पैसा अपनी जेब में था नहीं लेकिन कार्ड था, या फिर हमारे हाथ में फोन था तो उस फोन से पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप अपने कार्ड का यूज करके पेमेंट कर रहे हो। यानी जैसे ही आपने पैसे की डिमांड की, आपकी डिमांड पूरी हो गई, इसको क्या कहते हैं? इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या कभी एफडी ऐसे कार्ड या फोन का यूज करके टूट सकती है क्या? क्या आपने स्कैन किया और एफडी टूट गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यानी एफडी के अंदर एक समय सीमा में बंध जाते हो आप। फिक्स डिपॉजिट कैसा उदाहरण है? वो टाइम डिपॉजिट का उदाहरण है। ये सब डिटेल में मैंने बातें आपको बताई थी जब मैंने अपनी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट परचम क्लास पे बनाई थी। तो टाइम डिपॉजिट का एग्जाम्पल है एफडी, यानी जिसमें आप एक समय सीमा में बंध जाते हो, समय अवधि में बंध जाते हो, ठीक है। तो अब यहां पे आपको मैं बता रही हूं क्या, M0, M1, M2, M3 एंड M4। देखो M0 को कहते हैं हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। ये वो पैसा होता है जो आरबीआई ने मार्केट में इंजेक्ट किया होता है। टोटल मनी दैट इज इंजेक्टेड बाय आरबीआई इन मार्केट। टोटल वो पैसा जो आरबीआई ने इंजेक्ट किया हुआ है मार्केट के अंदर, उसको M0 यानी हाई पावर्ड मनी कह रहे हैं। M1 क्या होता है? देखो 1 से N बन रहा है तो इसको हम कहेंगे नैरो मनी। M1 और M2 दोनों को ही कहते हैं हम नैरो मनी। हालांकि एनसीईआरटी जो अब लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी है वो क्या कहती है कि सिर्फ M1 नैरो मनी है। कहीं कहीं M1 M2 दोनों को नैरो मनी लिख रखा है, तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस आप देख लोगे। 3 से क्या बनता है? 3 से बनता है बी यानी ब्रॉड मनी। इन दोनों को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। M3 और M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी। ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी का मतलब क्या होता है? नैरो मनी का मतलब होता है स्टूडेंट, जब आपने डिमांड की, जल्दी से आपको पैसा मिल जाए, जल्दी से आपके और पैसे के बीच में बहुत नैरो गैप हो, उसको कह रहे हैं नैरो मनी। और जब बहुत बड़ा गैप हो, पैसा मिलने में समय लगेगा, उसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। जैसे भाई मैंने किसान विकास पत्र खरीद लिए तो वो 8 साल 4 महीने के बाद यानी 100 मंथ्स के बाद ही मिलेगा, पहले पैसा मिलेगा ही नहीं। वो क्या है? वो किसान विकास पत्र, यानी मुझे बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है, वो बहुत ब्रॉड मनी है। तो नैरो मनी जो पैसा आपको जल्दी से आसानी से मिल जाए, और ब्रॉड मनी जो पैसा मिलने में आपको थोड़ा सा वक्त लगे। तो अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये देखिए, मतलब आप समझ गए हैं। M1 का मतलब है करेंसी इन यूनिट्स, यानी कि करेंसी इन कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। M1 क्या है समझिए स्टूडेंट्स, M1 का मतलब है जो पैसा आपकी जेब में है, करेंसी इन कैश यानी कि जो पैसा आपकी जेब में है या जो पैसा आपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डलवाया है।
यानी डिमांड डिपॉजिट किया में डलवाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूं, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। मान लीजिए ये मेरा एक कोई दोस्त है, ठीक है। इस दोस्त ने 100 रुपए तो अपने करंट अकाउंट में डलवा रखे हैं, 50 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डलवा रखे हैं और 200 रुपए की एफडी करवा रखी है। 200 रुपए की एफडी करवा रखी है इन बैंक, ठीक है। 500 रुपए इसने पोस्ट ऑफिस के अंदर, ध्यान से समझोगे, 500 रुपए पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में डलवाया हुआ है, बैंक में नहीं, सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में डलवाया हुआ है। और मान लीजिए 300 रुपीज इस व्यक्ति ने टोटल डिपॉजिट, या मैं कहूं कि नेट डिपॉजिट, या मैं कहूं टाइम डिपॉजिट, एफडी उफडी करवा दी उसने पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब देखो M1 का फॉर्मूला क्या है, और यूं भी मानो कि 20 रुपए उसकी जेब में है, 20 रुपए इज इन पॉकेट, पॉकेट के अंदर है। अब आपको कहा गया कि M1 कैलकुलेट कीजिए। आपको पता है M1 का मतलब होता है करेंसी इन कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट। तो कैश में उसके पास कितनी करेंसी है, आप कहोगे 20 है। डिमांड डिपॉजिट में कितनी है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जोड़ दूंगी, 100 प्लस 50, यानी M1 कितना आ गया, 170 रुपीज M1 आ गया। ये ऐसा पैसा है जो जब चाहे वो यूज कर सकता है, जेब का पैसा है, जब मन करेगा यूज कर लेगा। डिमांड डिपॉजिट करवाया है, जब मन करेगा यूज कर लेगा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का यूज करके, ठीक है। तो ये ऐसा पैसा है वो जब चाहे जी चाहे यूज कर लेगा, इसलिए इसको कहते हैं नैरो मनी। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, नैरो मनी। अब देखिए M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, यानी क्या कह रहा है ये, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे M2 निकालना है, मुझे M2 कैलकुलेट करना है। M2 कैसे कैलकुलेट होगा, M2 में क्या लिख दिया, M1 प्लस क्या कह रहा है ये, पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग डिपॉजिट किए हैं, पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग डिपॉजिट किए हैं, यानी पैसा तो मिल जाएगा ना, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। M1 से थोड़ा लेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कोई एटीएम थोड़ा ना कि जाके कर लोगे या स्कैन कर लोगे, वो सुविधा तो सिर्फ बैंक में है, तो इसलिए थोड़ा पैसा मिलने में वक्त लगेगा। यहाँ पे M1 कितना है, 170। पोस्ट ऑफिस में सेविंग कितनी की थी इस व्यक्ति ने, 500 रुपए की। ये देखिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग की थी इसने 500 रुपए की, यानी 670, ये इसका M2 आ गया। यानी ये पैसा मिलने में भी बहुत इसको परेशान नहीं होना पड़ेगा, पैसा मिल जाएगा। यानी M3 क्या है, अब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का टोटल टाइम डिपॉजिट M3 कहलाएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये कह रहे हैं M1 में M3 कैसे बताया इसने कहा M1 में जो टाइम डिपॉजिट है बैंक्स का वो जोड़ दीजिए, जो टाइम डिपॉजिट है बैंक्स का वो जोड़ दीजिए। तो हम देखते हैं टाइम डिपॉजिट उसने बैंक में कितना किया था, 200 रुपए की एफडी की थी। M1 कितना था, 170, और 200 रुपए की एफडी, यानी कि 370 रुपए ये उसके क्या हो गए, ये उसके M3 हो गए, ठीक है। M4 में क्या होता है स्टूडेंट, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को नहीं लेते, सिर्फ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को नहीं लेते, बाकी जितने भी उसने सेविंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी टोटल डिपॉजिट किया हुआ है वो सारी चीज यहां पे आ जाएगी। यानी M3 में 370 में मैं क्या जोड़ दूंगी, जो भी टोटल डिपॉजिट उसने किया हुआ है, 300 रुपए उसने ये टाइम डिपॉजिट किया हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि 670 रुपए ये भी M3 में जब मैंने पोस्ट ऑफिस का टोटल नेट डिपॉजिट जोड़ दिया है तो वो मेरा क्या आ गया, M4 आ गया। यानी सबसे ज्यादा वक्त लगेगा किसमें, M4 को मिलने में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाओगे एकदम से तो पैसा मिलता नहीं, कहते हैं कल आना परसों आना, इस तरीके से। बैंक में तो जाओगे एफडी हाथों हाथ तोड़ के दे देते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, पोस्ट ऑफिस में तो पैसा मिलने में और वक्त मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये M1, M2, M3 एंड M4 का कंसेप्ट है जो जिसके लिए आप परेशान रहते हो। अब इस बात को समझना, एक पैसा तो जो आपने बैंक में जमा किया है डिमांड डिपॉजिट में, वो तो आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो करेंसी इन यूनिट्स में, करेंसी इन कैश में, लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है जो एक बैंक ने दूसरे बैंक में जमा कर रखा, उसको इंक्लूड नहीं करते यहां पे कहीं भी। ये बात यहां पे लिखी हुई है, आप समझे इस बात को। देखो क्या कह रहा है,
कह रहे करेंसी में हम नोट और कॉइन्स को ज्वाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन यहां जो नेट का मतलब है ना, नेट डिमांड डिपॉजिट, इसका मतलब ये है कि जो लोगों का डिपॉजिट है बैंक में वो तो आप इंक्लूड करोगे, लेकिन जो इंटरबैंक डिपॉजिट है, एक बैंक ने जो दूसरे बैंक में रुपया जमा किया हुआ है, वो पैसा आप इसके अंदर नहीं जोड़ोगे, मनी सप्लाई में नहीं जोड़ोगे। M1 M2 को नैरो मनी कहते हैं, M3 M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूं। तो एक तो ये कंसेप्ट आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट था। अब इनकी लिक्विडिटी की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विड कोई भी वो चीज होगी जो आपकी जरूरत जल्दी से पूरी कर देगी, यानी कैश मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। तो यहां पे भी सबसे ज्यादा लिक्विड क्यों है, कौन है, M1 है, फिर M2 है, फिर M3 है और फिर M4 है। यानी सबसे जल्दी जरूरत ये पूरी करेगा, फिर ये, इस तरीके से ये लिक्विडिटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनका लिक्विडिटी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, और इनको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मैंने बताई। ठीक है, M1 M2 M3 M4 क्या होते हैं। अब अगला जो है इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, इस टर्म पे चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी क्या कहलाता है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, आपकी गुड्स और सर्विसेज की आप कितनी डिमांड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। यानी इनकम के अकॉर्डिंग कोई चीज इलास्टिक है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की कितनी डिमांड बढ़ रही है, कॉफी की डिमांड कितनी बढ़ रही है। यानी कि एक गुड के रिस्पॉन्स में दूसरा गुड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर एक वस्तु की कीमत आपने चेंज कर दी, एक गुड का प्राइस आपने चेंज कर दिया, तो उसके चेंज करने से दूसरे गुड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूटिव गुड, ये बताए थे मैंने आपको, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो दो टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप, समझो। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, यानी लिक्विडिटी का जाल। समझते हैं। देखो, देश के अंदर मान लीजिए डिमांड नहीं है, देश के अंदर रिसेशन है, मंदी है, देश के अंदर मंदी चल रही है, यानी कि रिसेशन चल रहा है, या मैं कहूं देश के अंदर डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत लो है। तो आरबीआई ने बैंक्स को कॉल किया, हाँ भाई डिमांड क्यों नहीं हो रही, मार्केट में क्या कर रहे हो, लोन वोन नहीं दे रहे हो क्या? बोले सर पता नहीं क्या है, लोन नहीं मिल रहा है, लोन नहीं दे पा रहे हैं हम, क्योंकि ब्याज की दर आपने बहुत बढ़ाई हुई है। आरबीआई कह रहा है ठीक है, मैं ना ब्याज की दर घटा रहा हूं, मैं जो लैंडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर रहा हूं, यानी लैंडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो ब्याज पहले 5% था, जो पैसा पहले 5% ब्याज पे मिलता था, वो 2% पे ही मिल जाएगा। लैंडिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया, जितना घटा सकते थे उतना घटा दिया, लेकिन फिर भी डिमांड टस से मस नहीं हो रही, ये अब भी लो ही है। आरबीआई जो कर सकता था वो किया, हम जितना लिक्विडिटी को बढ़ा सकते थे इकोनॉमी में, अपनी इंटरेस्ट रेट्स को घटा के हमने किया, लेकिन फिर भी डिमांड अच्छी नहीं हो रही, फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रही। इस परिस्थिति को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, कि हम तो जाल में फंस गए, अब करें तो करें क्या। अगर हमने और नोट छाप के डाल दिए तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, नोट छाप के अगर मार्केट में डाल दिए तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, और हम तो ब्याज कम कर सकते थे, वो हमने कर दिया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये जो पूरी सिचुएशन होती है जहां पे आप लो इंटरेस्ट रेट करके भी डिमांड को नहीं बढ़वा पा रहे हो, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, जहां पे कोई इकोनॉमिक एजेंट्स ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट टू राइज इन फ्यूचर, के अभी तो बहुत लो है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन होती है, जहां पे हर इकोनॉमिक एजेंट को ये लगता है अभी लो है, भविष्य में बढ़ेंगे। ठीक है, इस परिस्थिति को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अगला टर्म जो अपने को समझना है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? टू फाइनेंस आवर डेट, टू फाइनेंस आवर डेफिसिट, टू फाइनेंस डेफिसिट। यानी भारत सरकार क्या करती है, जो घाटा होता है उसको फाइनेंस करती है, उसको पैसे देती है, यानी कि घाटे को पूरा करना। जो हमको लॉस लगा है, जो भारत सरकार को बजट में लॉस लगा है, उस लॉस को पूरा करना, उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस कर रहे हो। कैसे कैसे कर सकते हो? या तो आप बाहर से उधार ले आओ, एक्सटर्नल डेट ले आओ, ठीक है, या आप अपने देश के अंदर ही इंटरनल डेट मांग रहे हो कि हमको पैसा दे दिया जाए, लोगों से कह रहे हो हमको पैसा दे दीजिए, भारत सरकार कह रही है।
या फिर आप मनी सप्लाई ज्यादा करके, यानी और प्रिंट करेंसी को प्रिंट करके, न्यू करेंसी को प्रिंट करके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं कुछ। जैसे देखो, बाहर से आप लोन ले आए, अंदर से देश के अंदर ही लोगों से लोन ले लिया, या आपने लोगों के टैक्स बढ़ा दिए कि ठीक है भैया अब टैक्स तुम दो, क्योंकि हमारे पास तो पैसा रहा नहीं है और टैक्स से ही हम भरपाई करेंगे। या हम मोनेटाइजेशन कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब हम नई करेंसी छाप के मार्केट में डाल रहे हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं अपने फाइनेंस डेफिसिट को फाइनेंस करने, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग और सपोर्टिंग अ डेफिसिट बजट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से किसी डेफिसिट बजट को सपोर्ट या फाइनेंस करेगी। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं, ये बताया। नेक्स्ट टर्म इज टैक्स टू जीडीपी। ये क्या होता है? टैक्स टू जीडीपी, आपकी जीडीपी है 200 रुपीज, लेकिन आपका टैक्स है 50 रुपीज। टैक्स तो आया 50 रुपए, जीडीपी है 200 रुपए। ये जो रेशो है कि जीडीपी कितनी है और टैक्स कितना आ रहा है, इसको कहते हैं टैक्स टू जीडीपी। अगर किसी देश का हाई है टैक्स टू जीडीपी, अगर टैक्स टू जीडीपी हाई है, इट मींस क्या होता है कि लोग बहुत सारा टैक्स भरते हैं, यानी देश प्रगति पे है, लोग कमाई कर रहे हैं, अपने को पता लगता है कहां कहां से रिसोर्सेज हैं कमाने के। तो हाई टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए किसी देश के लिए। क्या कह रहा है ये? कह रहा है हाई टैक्स टू जीडीपी अगर होगा तो ये क्या करेगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की डायरेक्शंस अपने को पता लगेगा कि पैसा आ कहां से रहा है। फिर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो खर्चा होगा वो पेंशन वेंशन पे नहीं, इंफ्रा पे डेवलप करेंगे, मतलब इंफ्रा पे खर्चा करेंगे, क्योंकि देश के पास पैसा बहुत आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वाइडर फिस्कल नेट, इन टोटल भारत को वित्तीय स्थिति उसकी सुधरेगी, भारत का जो फिस्कल स्टेटस है वो और ज्यादा अच्छा होगा। क्रेडिट रेटिंग सरकार की बढ़ेगी, ये सरकार तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो जीडीपी से ज्यादा तो इनका टैक्स आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सरकार की रेटिंग बढ़ेगी। जैसे आपकी मूवीज को रेटिंग मिलती है ना, AAA, BB, इस तरीके से 5 स्टार 2 स्टार, इस तरीके से गवर्नमेंट को भी रेटिंग मिलती है। तो भारत की रेटिंग बढ़ेगी तो क्या होगा कि जब हम अपने लोन्स दूसरे को दे रहे हैं या अपने देश के बॉन्ड्स हम विदेशों में निकाल रहे हैं, तो हमको बॉन्ड्स पे ज्यादा हमको ब्याज देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता बढ़िया देश है भाई, बढ़िया चीज तो महंगी ही मिलती है ना। सबको पता भाई क्वालिटी वाला देश है और इनके बॉन्ड्स तो बहुत महंगे मिलेंगे, लाभ कम भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन लेंगे। तो इससे क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है और वेलफेयर मेजर्स देश के अंदर अच्छे होंगे। तो अगर टैक्स टू जीडीपी ज्यादा है, हाई है, तो इससे फायदे होते हैं। लो टैक्स टू जीडीपी रेशो के रीजंस क्या है? क्यों लो टैक्स टू मतलब लोग जो है वो टैक्स क्यों नहीं भरते हैं, क्या क्या कारण है? एक तो पैरेलल एंड ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, आप पैसा तकिए के नीचे छुपा के रख रहे हो, बैंक्स में डाल ही नहीं रहे हो, ट्रांजैक्शंस में आने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, या आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। आपके देश में इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है, फॉर्मल में तो पता लगता रहेगा कितने एम्प्लॉइज हैं, किसको क्या सैलरी, इनफॉर्मल में पता नहीं लगता, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स रेशो ज्यादा है। ठीक है, हाई टैक्स एग्जेम्पशंस, मतलब आपने एग्जेम्पशंस ज्यादा दे दी है कि भाई ठीक है 7 लाख नहीं 10 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना, उसके बाद आपको टैक्स भरना है। तो आपने एग्जेम्पशंस ज्यादा दे दी है कि अगर LIC का ये खरीद लिया तो टैक्स नहीं देना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो टैक्स नहीं देना। इस तरीके से अगर आप एग्जेम्पशंस देते रहोगे तो टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार चाहती है कि हमें वोट ज्यादा मिले, इसलिए टैक्स रेट्स को कट कर दें। हाई टैक्स डिस्प्यूट्स, वास्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स ना के बराबर आ रहा है, लेते ही नहीं है वैसे तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर बहुत बड़ा है और इंडस्ट्रीज कम है देश के अंदर, तो एग्रीकल्चर से तो वैसे भी टैक्स नहीं आना, ये लो हो जाएगा। लो पर कैपिटा इनकम, बंदे के पास पैसा ही नहीं है, वो टैक्स स्लैब में आता ही नहीं है, तो टैक्स कहां से भरेगा? ये रीजंस हैं लो टैक्स टू जीडीपी के। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे सप्लाई बराबर डिमांड होता है, आप जितनी सप्लाई कर रहे हो उतनी ही अगर डिमांड हो रही है, उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान लीजिए डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो डिफ्लेशन हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ही परिस्थिति डिमांड बराबर सप्लाई है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल प्राइसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज एक्सटर्नैलिटी। ये क्या होता है? कहता है कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट अफेक्ट अ पार्टी हु डिड नॉट चूज टू इनकर दैट कॉस्ट और बेनिफिट। क्या कह रहा है?
कह रहे मैंने उसको चुना नहीं था कि मेरे को उस पर प्रभाव पड़े, मेरी वजह से कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे बंदे की कमी की वजह से मुझे प्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन और प्रभाव पड़ रहा है इंडिया को, उसके ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमने चूज नहीं किया था कि ये कदम उठाएं, हम रशिया और यूक्रेन लड़े, हमने नहीं चूज किया था, लेकिन फिर भी उनके कारण अपने को प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नैलिटी। बाहर की वजह से अपने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? क्या कहता है? कहता है द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। मान लीजिए कोई गुड है, मान लीजिए पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा है, पिज्जा का प्राइस आपने बहुत बढ़ा दिया, 400 रुपए का पिज्जा सीधा 1200 रुपए का कर दिया, प्राइस पिज्जा का बहुत बढ़ा दिया, तो अब इसके कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और एक पिज्जा का ऑल्टरनेटिव व्यक्ति क्या देख रहा है? मैकडी, बर्गर, कि पिज्जा छोड़िए यार बर्गर खा लेंगे। यानी ये क्या हुआ, आपने प्राइस बढ़ने की वजह से पिज्जा को दूर फेंक दिया, ठीक है, और इसकी जगह बर्गर को ले आए। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि मेकिंग कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट अवे फ्रॉम हायर प्राइस्ड गुड्स टू लोअर प्राइस वन। हम सस्ती चीज की तरफ चले जाएंगे हाई वाली को छोड़ के। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनकम इफेक्ट? आपकी रियल इनकम चेंज होने से आपके कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं कंज्यूम ज्यादा करूंगी, मेरी इनकम कम है तो मेरा कंजम्पशन भी कम होगा। भाई मैं अमीर होती जा रही हूं, मैं गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, पता नहीं क्या क्या डिमांड कर रही हूं, और अगर मेरी इनकम नहीं है तो मेरा कंजम्पशन भी कम होगा। मार्जिनल कॉस्ट, नेक्स्ट टर्म इज मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा, पिछली क्लास में बताया था। एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से, एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे 5 बैच चल रहे हैं, ठीक है, मेरे 5 बैच चल रहे हैं, मैं चाहती हूं 6ठा बैच और चला दूं, तो मुझे एक और एक्स्ट्रा टीचर अपॉइंट करना पड़ा, यानी एक और बैच, एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से मुझे कितना एक्स्ट्रा खर्चा लगाना पड़ा, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये क्या होते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का क्या मतलब है? कहता है, ये एक सिद्धांत है, ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया तो धीरे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो स्टेगनेंट हो जाएगा। अगर आप अब ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे, ना ही बाकी फैक्टर्स को बढ़ा रहे, भाई पैसा लगा दिया आपने 500 करोड़ और लगा के भूल गए बस, ना तो रॉ मटेरियल पे ध्यान दे रहे हो, ना लेबर पे ध्यान दे रहे हो, ना बिजली पानी पे ध्यान दे रहे हो, ना क्वालिटी पे, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बाकी फैक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट लगा दिया, शुरू में जब लगाया तब तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन स्टेगनेशन आने के बाद, उसके बाद वो गिरने लग जाएगा, क्योंकि आप बाकी फैक्टर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो सवाल पूछा जा चुका है 2018 एसएससी सीजीएल में, द लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब कि मनी का और ब्याज का कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा। ब्याज कम कर दिया तो भी मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, ब्याज ज्यादा कर दिया तो भी मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, क्या करें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या सवाल का ऑप्शन आना चाहिए, द डिमांड ऑफ मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, increase in money supply leads to an increase in interest rate, increase in money supply leads to fall in the interest rate। आपको बहुत समझदारी से इसका आंसर देना है और उम्मीद करती हूं कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।